हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं मधु और स्वागत करती हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल मधु की पाठशाला पर। आज की ये वीडियो बहुत खास है। क्यों खास है? क्योंकि हम इसमें इंग्लिश स्क्रीनिंग के बारे में सब कुछ डिस्कस करने वाले हैं। तो जो भी स्टूडेंट्स एचटेट सोच रहे हैं कि उनका क्लियर हो जाएगा, 90 प्लस बन रहे हैं और जो 89 पर भी हैं, होपफुली ग्रेसिंग मार्क्स जो है उनको मिल जाएंगे, तो वो भी अपना स्क्रीनिंग की तैयारी शुरू कर सकते हैं। तो इसके लिए आज मैं यहाँ डिस्कस करूंगी कि कौन कौन से आपका जो है सिलेबस रहेगा इंग्लिश लिटरेचर के अंदर, और थोड़ा बहुत हम राइटर्स के बारे में डिस्कस कर लेंगे। कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स भी मैं आपको बताऊंगी। वो इंपॉर्टेंट बुक्स आप जो है अगर फॉलो करते हैं तो होपफुली आप लिटरेचर को बहुत हद तक कवर कर सकते हैं। ठीक है, तो दो मोड में मैं आपको जो है इंग्लिश लिटरेचर यहाँ कराऊंगी। एक तो आपका जो है यूट्यूब पे रहेगा, जो वीडियोस जो हैं वो कंटिन्यूसली मैं डालती रहूंगी। दूसरा, आप लोगों की ही रिक्वेस्ट पर मैं एक पेड बैच जो है वो शुरू करने वाली हूँ। आपको अगर पेड बैच की जो भी जानकारी चाहिए है, आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 8950576595 पर। ठीक है, और ये फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स के लिए जो है बिल्कुल नॉमिनल सी फीस मैंने रखी है। और जब 100 का बैच कंप्लीट हो जाता है, 100 स्टूडेंट्स हो जाते हैं, तो उसके बाद जो है फीस थोड़ा इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि उसके बाद टाइम जो है कम रह जाता है और जो है सारा नए सिरे से शुरू करना पड़ेगा। तो उसके अकॉर्डिंगली मैं सिर्फ अपना वर्क का लूंगी। मैं आपसे बिल्कुल एक चीज़ में क्लियर कर देती हूँ कि पैसा ही हर चीज़ नहीं होती है, बट इट इज़ समथिंग, वो चीज़ रहती है कि जो भी मेरे एफर्ट्स होंगे सिर्फ उनका ही मैं आपसे चार्ज करूंगी। इसके अलावा बिल्कुल भी आपसे कोई चार्ज नहीं होगा। जो भी मेरे पास नोट्स मैंने बनाए हुए हैं, तो वो नोट्स मैं आपको अवेलेबल कराऊंगी सॉफ्ट कॉपी में। ठीक है, तो वो सब चीज़ें आपकी रहेंगी। जैसे आप मुझे ज्वाइन कर लेते हैं उसके अकॉर्डिंग वो जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स रहती हैं उन सबको ध्यान में रखते हुए, आपकी ईजीनेस को ध्यान में रखते हुए सारी चीज़ें हम करेंगे। ठीक है, तो जो भी आपका इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड आपका सिलेबस आएगा उसको हम कंप्लीट करेंगे और उसकी रिवीजन भी हो जाएगी जब तक आपका स्क्रीनिंग का एग्जाम आता है। ये जो एग्जाम है ये आप मान के चलिए कि आपके लिए ये फर्स्ट और लास्ट ही है, क्योंकि अभी अगर वैकेंसीज आफ्टर 5 ईयर्स आ रही है तो आगे भी वैकेंसीज जो है नेक्स्ट 5 ईयर्स के बाद आए ना आए, कोई गारंटी नहीं लेता है इस चीज़ की। तो ये एक डू एंड डाई वाली कंडीशन हमारी रहेगी कि सिलेक्शन लेना है, हर हाल में लेना है, और अगर आप सिलेक्शन ले लेते हैं तो मैं आपकी फीस भी रिटर्न कर दूंगी। ये मेरा प्रॉमिस है आप लोगों से। तो अभी के लिए फिलहाल हम ये समझ लेते हैं कि जो इंग्लिश लिटरेचर है वो थोड़ा हमारा अच्छे लेवल का रहता है, पीजीटी लेवल की अगर बात करें। और टीजीटी लेवल में अगर हम जाते हैं तो नॉमिनल सा ही उसका जो है लेवल रहेगा। तो उसके लिए दोनों के लिए सेपरेट सेपरेट हम बैचेस स्टार्ट कर सकते हैं, टीजीटी के लिए और पीजीटी के लिए। ठीक है, और जो बच्चे कहते हैं कि पीआरटी का भी स्क्रीनिंग होता है क्या, तो बच्चे पीआरटी का भी स्क्रीनिंग होता है। तो उसमें आपके जो कॉमन सब्जेक्ट्स जैसे पहले आपके रहे हैं, इस बार भी आपके कॉमन सब्जेक्ट्स रहेंगे। उसके अंदर एक चीज और क्लियर कर देती हूँ कि साइकोलॉजी नहीं आ रही है तो साइकोलॉजी को आप बिल्कुल कट कर सकते हैं। ठीक है, पहले 80 मार्क्स का पेपर आ रहा था स्क्रीनिंग का, होपफुली इस बार क्या पता 90 मार्क्स का आ जाए। तो एक स्ट्रैटेजी जो मैंने आपके साथ डिस्कस की थी, एक पैटर्न जो डिस्कस किया था, उसमें ये चीज़ थी कि आपका 30 मार्क्स का जो था वो मेन पेपर आ रहा था। ठीक है, मेन पेपर आपका 30 मार्क्स का रहेगा अगर वो 80 मार्क्स का पेपर बन रहा है तो, 80 मार्क्स का अगर पेपर बन रहा है तो। ठीक है, तो अगर 80 मार्क्स से ज़्यादा हो जाते हैं तो इसका जो रहेगा रेशो वो हमारे पास इंक्रीज हो जाएगा, ये तो अंडरस्टूड है। ठीक है, फिर 20 मार्क्स का जो रहता है आपका हरियाणा जीके रहती है, हरियाणा जीके और सीए करंट अफेयर्स रहते हैं। तो उसमें हमारे पास ये बहुत ही कह सकते हो कि आप वेटेज ज़्यादा लेकर के रखते हैं, तो 50 मार्क्स तो हमारे यहीं कवर हो गए। तो ये हमारे पास वेटेज ज़्यादा लेके रखते हैं तो ऑब्वियसली इनके ऊपर अटेंशन देना भी ज़्यादा बनता है। ठीक है, बाकी जो आपके सब्जेक्ट्स रहेंगे वो क्या रहते हैं, इंग्लिश, हिंदी, मैथ्स, साइंस, देन आपके एसएसटी। ठीक है, और क्या रह गया, रीजनिंग। ठीक है, और रीजनिंग। अभी जो मैंने ये चीज़ बताई थी, लेकिन एक टीजीटी के लिए बात रह गई थी कि टीजीटी के अंदर कंप्यूटर भी आता है। ठीक है, कंप्यूटर भी इंक्लूड होता है। ये बात मैं आपको उस दिन बताना भूल गई, तो यहाँ से मैं कवर कर रही हूँ इस चीज़ को कि कंप्यूटर भी आएगा। तो आपको टीजीटी लेवल के लिए कंप्यूटर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। हाँ, पीजीटी लेवल में अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं आए हैं कंप्यूटर के, तो हम इसको स्किप कर सकते हैं पीजीटी लेवल के लिए। तो इनका जो एवरेज रहेगा वो कितना रहता है, ये 5 मार्क्स ईच आप मान करके चलिए। लेकिन वही चीज़ है कि BSEH ले रहा है, HSSC ले रहा है, हरियाणा बोर्ड से जो भी पेपर्स आते हैं उनका कोई भी फिक्स पैटर्न हमारे पास नहीं होता है। तो वेटेज ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन आप ये चीज समझ के चलेंगे कि आएंगे तो सही। ठीक है, जब आएंगे तो हमारे पास एक एक मार्क की वैल्यू है, एक एक नंबर की वैल्यू है, आपको एक नंबर भी नहीं जाने देना है।
ठीक है, नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो इसलिए कोशिश करेंगे कि क्वेश्चंस जो हो हमारे पास करेक्शन में ही जाएं। तो यहाँ से मैंने आपको बता दिया था कि किस तरीके से आप तैयारी करें, आप उसी चीज़ को फॉलो कीजिए, आपको बहुत हेल्प होगी। अभी फिलहाल हम आ जाते हैं हमारे 30 मार्क्स के ऊपर। हम 30 मार्क्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से आपको उसकी तैयारी करनी है। यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे हैं किसके लिए, इंग्लिश के लिए। ठीक है, देखिए इंग्लिश में हमारे पास क्या रहता है कि जो 30 मार्क्स का पेपर आता है, 30 मार्क्स के अंदर हमारा टोटली लिटरेचर रहता है। क्या रहता है, लिटरेचर रहता है। तो आपकी ग्रामर पोर्शन जो होगी, जो कॉमन इंग्लिश आ रही है 5 नंबर में या 6 नंबर में जो भी रहेगा, तो कॉमन इंग्लिश में हमारे पास ग्रामर को इंक्लूड करना है, तो ग्रामर आपका वहां से आप कवर कर लीजिए। और मेरे ख्याल से मेरे यूट्यूब वीडियोज में आपको सारे ग्रामर पोर्शंस मिल जाएंगे। एक दो जो रहते हैं वो जल्द ही मैं अपलोड कर दूंगी, उसके लिए आपको पैनिक होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, आप जो भी आप पढ़ें उसमें आप क्वेरीज हैं, आप टेलीग्राम चैनल है मधु की पाठशाला, आप वहाँ पे कीजिए। और आप पर्सनल कांटेक्ट करना चाहते हैं तो पर्सनल के लिए मैंने आपको नंबर दिया है, आप वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन उसमें क्वेश्चंस ऐसे होने चाहिए जो ऑथेंटिक हो, टू द पॉइंट हो। ये नहीं है कि आप रबिशली पूछ रहे हैं मैम आप क्या कर रहे हैं, तो उसका आंसर मैं प्लीज़ नहीं देने वाली हूँ। तो वो एक ठीक है, जस्ट फॉर फन मैं आपको बोल रही हूँ, आप कांटेक्ट कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल मधु की पाठशाला को ज्वाइन करके। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा लिटरेचर ही जो है वो रहेगा मेन 30 मार्क्स में। और लिटरेचर जो रहता है वो थोड़ा सा अच्छे लेवल का रहता है, तो आपको तैयारी बिल्कुल अच्छे से करनी पड़ेगी। इसके लिए लास्ट में मैं आपको 1-2 बुक्स भी सजेस्ट करूंगी, तो वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहिएगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो क्या होता है कि आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर लेना है। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर वो क्या होता है, जैसे कि हमारे पास लिटरेचर में कब शुरू हुआ, इंग्लिश कब शुरू हुई, वहां से लेकर के अब तक पोस्ट मॉडर्निज्म तक आपको क्या करना है, क्रोनोलॉजी में आपको सारी चीजें याद रखनी है कि कब जो है चौसर एंग्लो सेक्शन आया सबसे पहले, उसके बाद चौसर का पीरियड था। ठीक है, फिर रेनेसा आया, रेनेसा के बाद हम कह सकते हैं कि रिवाइवल आया, एलिजाबेथन आया। ठीक है, ऑगस्टन आया, ऑगस्टन के बाद आपका रोमांटिक आता है, रोमांटिक के बाद विक्टोरियन है, विक्टोरियन के बाद मॉडर्न है, देन पोस्ट मॉडर्न है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए किस सदी में आया था, तो आपको ईयर्स आपके इनके याद होने चाहिए। और इन्हीं से ही रिलेटेड, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से ही रिलेटेड मैं बता देती हूँ आपको कि एंग्लो सेक्शन से यूज करके आपको जब पोस्ट मॉडर्न तक आपने पढ़ना है, तो पोस्ट मॉडर्न तक पढ़ते पढ़ते आप जो है यहाँ पे फेमस राइटर्स निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, फेमस राइटर्स निकाल लेंगे, यानी कि आप कह सकते हो कि इंपॉर्टेंट राइटर्स निकाल लेंगे। ठीक है, और ये मैं बात कर रही हूँ अभी ब्रिटिश लिटरेचर की। किसकी बात कर रही हूँ, ब्रिटिश लिटरेचर की बात कर रही हूँ। ब्रिटिश लिटरेचर आपका सबसे ज़्यादा वेटेज वाला पार्ट यहाँ पे रहता है, सबसे ज़्यादा डोमिनेटेड पार्ट किसका रहता है, आपका ब्रिटिश लिटरेचर का रहता है। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं, उसके बाद रहता हमारे पास इंडियन लिटरेचर। अब देखो एक चीज मैं आपको क्लियर कर देती हूं, यहाँ पे इंडियन लिटरेचर क्यों रहता है, हम किसका एग्जाम दे रहे हैं, हम इंडिया में एग्जाम दे रहे हैं। ठीक है, अब जब नेट का लेवल आता है, नेट भी आप कहेंगे कि इंडिया का एग्जाम रहता है, लेकिन नेट लेवल में जो रहता है आपका इंडियन लिटरेचर बहुत कम रहता है, वहीं पे 4 या 5 क्वेश्चन मैक्सिमम रहते हैं। बाकी सारा ब्रिटिश लिटरेचर है, ये वर्ल्ड लिटरेचर से आपका उठा लिया जाता है। लेकिन आपका जो स्क्रीनिंग का जो पैटर्न रहेगा उसके अंदर अगर हम बात करें तो इंडियन लिटरेचर भी भरपूर मात्रा में आपको मिलेगा। ठीक है, तो आप ये नहीं कह सकते कि ये ज़्यादा है या ये कम है, ये ज़्यादा है तो ये कम है, ऐसा कुछ नहीं रहता है। इक्वल अमाउंट में ही आप कह सकते हो कि इनकी क्वांटिटी रहती है, तो इसको भी आपने उतनी ही इंपॉर्टेंस देनी है जितनी आप ब्रिटिश लिटरेचर को दे रहे हो। ठीक है, अभी हम बात करेंगे राइटर्स के बारे में भी, डोंट वरी। अभी फिलहाल हम बात कर लेते हैं कि कौन कौन सा लिटरेचर इसके अंदर इंक्लूड किया जा रहा है। ठीक है, तो ब्रिटिश लिटरेचर हो गया हमारे पास, इंडियन लिटरेचर हो गया। इसके अंदर भी अगर आप राइटर्स कर रहे हैं, इसमें भी आपने राइटर्स तो ऑब्वियसली करने ही करने हैं, तो उसमें जो मेन राइटर्स रहेंगे उनके बारे में भी आपको क्या होना चाहिए, उनकी बर्थ और डेथ डेट जो है आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। उनके जो वर्क्स रहते हैं, वर्क्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट रहते हैं, कौन कौन से उनके कैरेक्टर रहते हैं, कैरेक्टर आपकी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब जो वर्क है वो किस ईयर में पब्लिश हुआ था वो हमारे पास इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो ये चीज़ें तो आपको आनी ही आनी चाहिए, क्योंकि ये तो आप कहेंगे कि बेसिक है, और बेसिक अगर नहीं आता है तो आप आगे कैसे बढ़ सकते हो। ठीक है, तो बेसिक तो आपको आना ही आना है, चाहे आप ब्रिटिश लिटरेचर की बात करो चाहे आप इंडियन लिटरेचर की बात करो। ठीक है, अभी राइटर्स के बारे में थोड़ी देर में डिस्कस करते हैं।
तो ये हो गया हमारा इतना कि जिसमें हमने बात की है कि ब्रिटिश और इंडियन लिटरेचर के बारे में। अब अगर हम बात करते हैं वर्ल्ड लिटरेचर की, तो वर्ल्ड लिटरेचर में हमारे पास कौन कौन सा लिटरेचर आता है। देखिए, जब मैंने लास्ट पेपर जो है एनालाइज किया था, उसके अंदर मैंने पाया कि जब आप टीजीटी लेवल की बात करते हो तो अमेरिकन लिटरेचर उन्होंने ज़्यादा डाला हुआ था, ठीक है, वर्ल्ड लिटरेचर के अंदर से। लेकिन जब हम बात करते हैं पीजीटी लेवल की, तो वहाँ से उन्होंने कैनेडियन लिटरेचर को उठाया हुआ था। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये कोई ज़रूरी नहीं है कि पहले अमेरिकन आ चुका है तो अमेरिकन ही आएगा, और ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि अमेरिकन आ चुका तो अमेरिकन आ नहीं सकता। तो गारंटी देखो यहाँ पे किसी भी चीज़ की नहीं होती है। लेकिन मैं ये कहूँगी कि आपको छोड़कर कुछ भी नहीं जाना है। हमारे एक सर हुआ करते थे, वो हमेशा ये कहते थे कि मधु, जो भी एग्ज़ाम के लिए आप छोड़ के जाएंगे ना, एग्ज़ाम में वही आएगा। और ये गॉड्स फियर मैं आपको कह रही हूँ कि मैंने एक बार मैथमेटिक्स में सिर्फ एक चैप्टर की एक एक्सरसाइज मैं छोड़ के गई थी, और पेपर में उसी एक्सरसाइज से सम निकल करके आया था। तो ये एक पर्सनल एक्सपीरियंस से मैं आपको कह रही हूँ, हमारे गुरुजी ने हमको बताया कि ऐसा नहीं करना है। आज मैं आपको कह रही हूँ, छोड़ के कुछ भी नहीं जाना है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे वर्ल्ड लिटरेचर में हमारे पास क्या क्या रहेगा, देखिए, पहले तो हम वेटेज देंगे यहाँ पे अमेरिकन लिटरेचर को, ठीक है। अमेरिकन लिटरेचर आपका इंपॉर्टेंट रहेगा। सेकंड हम चले जाते हैं कैनेडियन लिटरेचर के साथ, ठीक है, कैनेडियन लिटरेचर जा रहा है। दूसरा हम कहेंगे अफ्रीकन लिटरेचर से भी क्वेश्चंस आए हुए थे, पर इनकी जो क्वेश्चनिंग रहती है, इनकी जो वेटेज रहती है वो ज़्यादा नहीं रहती है, 2 से 3 क्वेश्चन ही रहते हैं मेनली, ठीक है। तो अब आप देखिए 2 करके तो कितना हो गया, ठीक है। अब इसमें बहुत ज़्यादा अंदर घुसने की ज़रूरत नहीं है। वही मैं फिर से कह रही हूँ कि कुछ राइटर्स तो ऐसे हैं जिनको हमने पढ़ना है, बस कि आपको उसकी वर्क्स भी पढ़ने हैं, उनकी पब्लिशिंग डेट्स भी पढ़नी है, उनके कैरेक्टर्स भी देखने हैं, उनकी थीम भी देखनी है, ठीक है। लेकिन अब कुछ राइटर्स ऐसे होते हैं, सिर्फ हमें क्या करना है कि पता करना है कि ये कौन सी लिटरेचर से बिलोंग करता है, कौन सी कंट्री से बिलोंग करता है, इसका कौन सा वर्क था, कब पब्लिश हुआ था, बस इतना नॉर्मल लेवल पे अगर हम पढ़ लेंगे तो भी हम वहाँ से कवर कर लेंगे, ठीक है। चिनवा अचुबे है, ठीक है, वो सब हमारे पास रहेगा। स्कारलेट लेटर के लिए जो रहेंगे हमारे राइटर, वो इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर हमें जो डिस्कस करनी है। तो अमेरिकन, कैनेडियन, अफ्रीकन, ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर आ जाएगा। ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर इसके अंदर इंपॉर्टेंट रहता है, ठीक है। एफ्रो अमेरिकन रहता है, एफ्रो अमेरिकन लिटरेचर जो होगा इसके अंदर इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये अगर बात करें वर्ल्ड लिटरेचर की, तो वर्ल्ड लिटरेचर में हमारे पास ये रहते हैं। एफ्रो इंडियन रहेगा, ब्रिटिश हो गया, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है किस में रहेंगे, वर्ल्ड लिटरेचर के अंदर इंपॉर्टेंट रहेंगे। यहाँ से क्वेश्चन निकलते हैं, इनको भी हम डिटेल में कवर करेंगे। अगर आप बैच लेते हैं तो वहाँ पे हम इनके जो वर्क होंगे उनको भी डिटेल में करेंगे कि कौन सा वर्क कौन से राइटर का इंपॉर्टेंट है, उसकी स्टोरी क्या है, समरी हम उसमें डिस्कस करेंगे, ठीक है, जिसमें फिर कैरेक्टर हो जाएंगे। और एक बात मैं यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ, इन लिटरेचर के साथ साथ आपकी जो क्या रहती हैं, जो फिगर ऑफ स्पीच रहते हैं, ठीक है, फिगर ऑफ स्पीच, ये आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने हैं। लिटरेरी टर्म्स हैं, लिटरेरी टर्म्स आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़नी है। इनकी जो रहेंगी रेशियोज ज़्यादा रहते हैं, और ये हर एग्जाम में तो आती है, तो स्क्रीनिंग कैसे इससे अनटच रह सकता है भाई। तो स्क्रीनिंग में भी आपको ये चीज़ें देखने को मिलेंगी। पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, लिटरेरी टर्म्स हैं, कोट्स जो रहती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी। जैसे कि हम कहते हैं ना कि व्हाट टू डू एंड नॉट टू डू, व्हाट टू बी एंड नॉट टू बी, ठीक है, व्हाट टू डू नॉट टू डू, ये जो हमारे पास एक कोट्स थी वो किसकी थी, हैमलेट की थी, ठीक है। तो उस तरीके से कहा है कि हमारे पास क्या रहेगा, फेरलिटी द नेम ऑफ वुमन, तो वो हमारे पास क्या रहेगा, कोट्स रहती हैं, ठीक है, वो हैमलेट से निकल जाती हैं, मैकबेथ से निकल जाती हैं, ठीक है, या आपके और जो लिटरेचर रहता है जैसे कि क्रिटिसिज्म है उसमें से निकल जाती हैं, ठीक है। तो ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, कोट्स बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी, ठीक है। एक हमारे पास स्कूल्स रहते हैं कि कौन से स्कूल से, ऐसा नहीं कि ये स्कूल है, यानी कि जो ग्रुप ऑफ राइटर्स हुआ करते थे उनको स्कूल बोला जाता है, ठीक है। तो वो स्कूल आपके इंपॉर्टेंट रहेंगे उसके अंदर कि कौन से स्कूल से कौन सा राइटर बिलोंग करता था, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो ये भी हमने उसके अंदर कवर करने हैं। और अगर बात करें हम किसमें कि जो लिटरेचर में है वो हमारे पास रहेगा नोबेल प्राइज विनर जो रहेंगे, ठीक है, जो मैन बुकर प्राइज विनर जो रहते हैं, इनसे क्वेश्चन निकलते हैं भाई, इनको आप बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेंगे, ठीक है। साहित्य अकादमी के जो है वो निकलते हैं, साहित्य अकादमी के, ठीक है, वो हमारे पास क्या हो गया है,
इंडिया का हो गया है, तो इंडिया के लिए भी हम उसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो लिटरेचर से रिलेटेड जो भी हमारा रहता है, जिसमें हमारे पास प्राइज विनर रहते हैं, तो वो हम उसके अंदर इंक्लूड करेंगे। अब इसमें क्या रहता है कि नोबेल प्राइज में जैसे कि कई बार पूछ लेते हैं कि इस सन में किसको मिला था, या फिर ये वर्क जो था ये कौन से नोबेल प्राइज विनर का हमारे पास है, ठीक है। तो वो चीज़ें हैं, आपको स्मार्ट वर्क करना है। ऐसा नहीं कि आपने एक बुक उठा ली, उस बुक में से आप शुरू से लेकर के लास्ट तक पढ़ते जा रहे हैं, आपको ये नहीं पता कि क्या इंपॉर्टेंट है और क्या अनइम्पोर्टेंट है। तो वो चीज़ें आपको थोड़ा स्मार्टली वर्क करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए जो है एक काम तो मैं ये भी कर सकती हूँ कि कुछ राइटर्स जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे उनकी मैं एक PDF बना करके टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगी। वहाँ से आप उसको ईजिली जो है रीच कर सकते हैं, और वहाँ से आप उसको डाउनलोड करके आप ईजिली स्टडी कीजिए, ठीक है। तो अब अगर बात करें तो हम यहाँ पे और क्या रह गया हमारा, कोर्स हैं, स्कूल है। अच्छा, एक आपका जो फनीम रहते हैं, ठीक है, फनीम को आप नहीं छोड़ के जाएंगे। जो आपकी ट्रांसक्रिप्शंस रहती हैं, ट्रांसक्रिप्शंस आपने कर लेनी है, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शंस ज़्यादा नहीं आती हैं, लेकिन थोड़ा सा 1 या 2 क्वेश्चंस भी आ गया तो इंपॉर्टेंट तो है ही है ऑब्वियसली। तो ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन और फनीम जो हो गई, ठीक है। फोनेटिक्स जो आपके हो गए, आपको उनको भी जो है इग्नोर नहीं करना है। फोनेटिक्स भी आपने इसको ले करके चलना है, ठीक है। तो मेन तो हमारे पास ये थे, लिटरेरी टर्म्स को आपने डिटेल में करना है, ठीक है। फिगर्स ऑफ स्पीच को करना है, फनीम हो गए, ट्रांसक्रिप्शन हो गई, फोनेटिक्स हो गए, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं वो जो 5 नंबर में अगर आप इंक्लूड कर रहे हैं, तो उसमें वर्ड पावर आपकी इंपॉर्टेंट रहती है, जैसे कि वन वर्ड सब्सटीट्यूशंस रहता है, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स है, फ्रेजल वर्ब्स हैं, ठीक है। और ग्रामर के पार्ट्स ऑफ स्पीच तो है ही हैं, और जो ज़्यादा वेटेज और लेकर के रखता है वो आपके वॉइस और नरेशन रह जाते हैं, ठीक है। और आपके क्लोजेज रह जाते हैं, सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस है, बहुत सारी चीज़ें हैं भाई। मैं अगर आपको ये कहने बैठूं कि 0 से लेकर के यहाँ तक लेकर आओ, तो इंग्लिश इतना वास्ट है कि आप अगर इसका सिलेबस भी डिस्कस करने लगोगे तो कम से कम आपको 2 घंटे लग जाएंगे कि सिलेबस कितना 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 सॉर्ट आउट करना है उसके अंदर, ठीक है। तो ये चीज़ें मैंने आपसे डिस्कस की कि किस तरीके से आपको जो है उठाना है, हर चीज़ में कितनी कितनी वेटेज रह सकती है, उसी के अकॉर्डिंग अपना लिटरेचर उठाओ, ठीक है। अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम कि अगर बुक्स की बात करें, ठीक है, तो बुक्स हमारे पास कितनी कौन कौन सी आप पढ़ सकते हैं, कहाँ से स्टार्टिंग करनी है। जो बच्चे 0 लेवल से शुरू कर रहे हैं, जिन्होंने अभी BA किया है तो या BA ऑनर्स से किया हुआ है, उनको तो BA ऑनर्स से जो करते हैं उनका थोड़ा सा लिटरेचर जो रहता है वो अप रहता है। लेकिन जो बच्चे बिल्कुल प्लेन BA से आए हैं, उन लोगों के लिए मैं सजेस्ट कर देती हूँ, जो TGT के लिए एचटेट क्लियर कर रहे हैं, एक बुक आती है विलियम जे लॉन्ग के नाम से। क्या नाम है? विलियम जे लॉन्ग। ये एक ऐसी बुक है जो बहुत ही बेसिक है, इतनी बेसिक कि आपको इजीली समझ आ जाएगी, बहुत ही इजी लैंग्वेज है इसकी, ठीक है। तो अगर आप शुरू करेंगे तो एक बार क्या पता डिफिकल्टी आए उसमें, लेकिन जैसे जैसे आप उसके 2, 3, 4, 5 पेज पढ़ते चले जाएंगे, आप उसके साथ कनेक्टेड फील करेंगे, ठीक है। उसके अंदर सारी चीज़ें डिफाइन की हुई हैं कि उस टाइम इकोनॉमिक कंडीशन क्या थी, जो भी एज है। मान लीजिए कि मैं एलिजाबेथन एज के बारे में बात कर रही हूँ, तो एलिजाबेथन एज के बारे में वो सारी चीज़ें डिस्कस करेगा कि उस टाइम उसकी पॉलिटिकल कंडीशन कैसी थी, उस टाइम उसकी लिटरेरी कंडीशन कैसी थी, ठीक है। उस टाइम कौन कौन सी जो है बीमारियाँ वहाँ पे आई हैं, एवरीथिंग, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट राइटर्स हैं और कौन कौन से उनके इंपॉर्टेंट वर्क भी हैं। उसमें ज़्यादा नहीं होता है, लेकिन जितना नॉमिनल लेवल पे उसने दिया हुआ है ना, वो बहुत ही सधा हुआ सा जो पैटर्न उसने अडोप्ट किया हुआ है, वो बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। अगर आप 0 लेवल से शुरू कर रहे हैं तो बिल्कुल 0 लेवल पे आप इस बुक को पढ़िए, विलियम जे लॉन्ग को पढ़िए इंग्लिश लिटरेचर के लिए। आपके लिए मैं कह रही हूँ ये रामबाण की तरह काम करेगा, सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं थोड़ा और डिटेल में जाने के लिए, तो आप क्या करें, आप अरिहंत को ले लीजिए, ठीक है। अरिहंत में आपका जो भी 0 से लेकर के पोस्ट मॉडर्न तक, ठीक है, एंग्लो सेक्शन आपका चौसर, रेनेसा, ठीक है, रिस्टोरेशन एज, पुरिटन एज, सब उसके अंदर जो है एक्सप्लेन किया हुआ है बिल्कुल अच्छे तरीके से, इंपॉर्टेंट राइटर्स के साथ, उनके वर्क के साथ, ठीक है। तो वो भी आप परचेज कर सकते हैं अरिहंत की इंग्लिश लिटरेचर की, ठीक है। तो ये 2 बुक मेरी तरफ से मैं सजेस्ट कर रही हूँ, जो बिल्कुल बिगनर्स हैं, जिनको ये चाहिए कि मेरे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाए, मुझे पता भी लग जाए कि इंग्लिश लिटरेचर में क्या है, और आप स्क्रीनिंग के लिए भी सोच लें कि भाई स्क्रीनिंग के लिए हेल्पफुल होगा कि नहीं होगा।
मेन फोकस तो हमारा वही है ना, हमें यहाँ ज्ञान इतना नहीं लेना है कि हम पढ़ाने लगे, हमें ज्ञान इतना लेना है कि हमारे लिए वो इतना सफिशियंट हो कि पेपर क्रैक हो जाए, ठीक है, एग्जाम क्रैक हो जाए। तो इसलिए हमारे पास विलियम जे लोंग और अरिहंत को आप फोकस कीजिए। ऐसा नहीं है कि आप एक ही दिन में बैठ जाओ और मुझे ये सोचो कि मुझे एक ही दिन में ये पूरी बुक करनी है, वो तो पॉसिबल नहीं है। जैसे आपकी लूसेंट होती है ना, ठीक है, जैसे आपने लूसेंट इसके लिए जीके के लिए पढ़ते हो, तो वैसे ही अरिहंत है, वो पूरी जीके है समझ लो आप इंग्लिश लिटरेचर की, ठीक है, तो आप वहाँ से पढ़िए। एक आप अगर बात करते हो लिटरेरी टर्म्स के लिए तो एम.एच. एब्रम्स की बुक है, एम.एच. एब्रम्स, ये एक ऐसी बुक है मेरे ख्याल से, ये जैसे हमारी हिंदी में गीता है ना, उस तरीके से एम.एच. एब्रम्स लिटरेरी टर्म्स की, आप जितना पढ़ोगे उतना उसके अंदर घुसते जाओगे, और जितना पढ़ोगे उतना, जितनी बार पढ़ोगे उतनी बार कुछ नया ही आपको उसके अंदर मिलेगा। ये इतनी इंपॉर्टेंट है कि इसमें एक तो लिटरेरी टर्म आपकी कवर हो जाएगी, ठीक है, लिटरेरी टर्म आपकी कवर हो जाएगी। दूसरा क्या है कि इसके अंदर आपको वर्क्स मिल जाते हैं, हर लिटरेरी टर्म के बाद कुछ वर्क्स दिए हुए मिलते हैं, वो वर्क्स आपको ऊपर ऊपर के जो वर्क्स रहेंगे वो आपको इंपॉर्टेंट लगते हैं, तो आप उसको जो है डिटेल में स्टडी कर सकते हो, ठीक है। एक एम.एच. एब्रम्स को मैं वेटेज दूंगी। एक ऑक्सफोर्ड की लिटरेरी टर्म्स आती हैं, ठीक है, अगर जिसको ये डिफिकल्ट लगती है, भाई ये मैं आपको कह देती हूँ कि एम.एच. एब्रम्स की जो लैंग्वेज रहेगी वो हाई नहीं रहती है, बहुत हाई रहती है, तो इसलिए अगर आप जीरो लेवल से पढ़ना शुरू करते हो तो प्लीज़ मत परचेज करना, वो वेस्टेज ऑफ मनी होगा, क्योंकि इसको पढ़ने के लिए हमें इतना पेशेंस चाहिए कि आप एक एक लाइन, जैसे एनसीईआरटी में होता है ना एक एक लाइन आप रीड करते हो, बिल्कुल वैसे ही एम.एच. एब्रम्स की एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, एक एक वर्ड इंपॉर्टेंट है, तो आपको उसके लिए बहुत पेशेंस चाहिएगा, और थोड़े से वोकैबुलरी लेवल उसका हाई रहता है। तो मैं अभी उन लोगों को सजेस्ट करूंगी जो पीजीटी एग्जाम्स के लिए कवर करना चाह रहे हैं, पीजीटी में आप चाहते हो कि मेरा एक भी मार्क्स ना जाए, तो आप एम.एच. एब्रम्स के साथ जा सकते हो। हाँ, लेकिन अगर आपको लिटरेरी टर्म्स थोड़े से इजी वे में करनी है तो ऑक्सफोर्ड लिटरेरी टर्म्स को आप परचेज कीजिए, ठीक है, उसमें आप लिटरेरी टर्म्स हैं, फिगर्स ऑफ स्पीच हैं, तो उनको आप इजीली कर पाएंगे वहाँ पे, ठीक है। 2 बुक्स आपको ये मैंने आपको सजेस्ट कर दी। अगर आप वर्ल्ड लिटरेचर के बारे में अगर सोच रहे हैं तो वर्ल्ड लिटरेचर के लिए पहले आप क्या करें, आप प्रीवियस पेपर्स को उठाइए। देखिए कोई बच्चे ऐसे होते हैं जो प्रीवियस पेपर के बेस पे ही एग्जाम्स निकाल लेते हैं, ठीक है, वो कैसे निकाल लेते हैं मैं तरीका बताती हूँ आपको। देखिए आप प्रीवियस पेपर्स उठाइए, प्रीवियस पेपर्स में आपको क्या मिलते हैं, एक तो क्वेश्चन का पैटर्न पता चल जाता है कि क्वेश्चन किस तरीके आते हैं, ठीक है, किस तरीके के आते हैं, पैटर्न पता लग गया। उसमें फिर क्या होते हैं, 4 ऑप्शंस होते हैं, उन 4 ऑप्शंस को आपने अगर डिटेल में स्टडी कर लिया ना, मैं गारंटी देती हूँ आप प्रीवियस पेपर के बेस पे स्क्रीनिंग निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये मेरा पर्सनल सजेशन है आपको, प्रीवियस पेपर्स को बेटा इग्नोर नहीं करना है। आप प्रीवियस पेपर्स किसका लोगे, अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा स्क्रीनिंग तो एक ही बार हुआ है, पेपर किसका लें, पेपर किसका उठाना है, पेपर आप नेट का उठाओ, ठीक है, पेपर आप नेट लेवल का उठाओ। नेट लेवल में आपका इतना हाई लेवल आता है, स्क्रीनिंग उससे बहुत छोटा रहता है। आप क्या सोचते हो, मैं आपको एक एग्जांपल दे करके बताती हूँ। एक बार जो है एक पिता ने अपने बेटे से कहा कि बेटा तुम्हारी क्या ख्वाहिश है कि अब तुम्हारा बर्थडे आने वाला है, तो मैं तुम्हें क्या गिफ्ट दूँ। तो उसने कहा कि मुझे हवाई जहाज चाहिए, ठीक है। तो उसके पिता बोले कहते बेटा दिस इज़ इनफ टू परचेज, कि मेरे लिए तो ये पॉसिबल ही नहीं है, इट इज़ आउट ऑफ रेंज फॉर मी, तो हाउ कैन आई डू। तो फिर उसने बोला कि पापा अगर मैं एरोप्लेन की बात करता हूँ तो आप कम से कम मुझे गाड़ी ही दिला दो, ठीक है। फिर वो कहता है कि नहीं बेटा मेरा इतना भी नहीं है, मैं गाड़ी भी नहीं दिला सकता। चलो ठीक है, आप गाड़ी नहीं दिला सकते तो आप कम से कम स्कूटर ही दिला दो। तो अब क्या होता है कि जब हम क्या करते हैं, हाई लेवल की सोचते हैं, तो कम से कम हम कोशिश करते हैं कि हवाई जहाज नहीं तो गाड़ी तक तो मैं कमाऊं, गाड़ी तक कमाने लायक बनूंगा तभी तो मैं जो है एफर्ट्स करूंगा, ठीक है। अगर गाड़ी तक के सोचोगे तो आप साइकिल जो है आप स्कूटर लेकर आओगे, स्कूटर तक सोचोगे तो आप साइकिल ही परचेज कर पाओगे। आपको बड़ा सोचना है, ठीक है, आप बड़ा सोचिए, आप नेट लेवल की प्रिपेयर कीजिए, आपका स्क्रीनिंग 100% निकलेगा, ठीक है। बस इतना है कि नेट लेवल में वर्ल्ड लिटरेचर और ब्रिटिश लिटरेचर ज़्यादा रहता है, इंडियन लिटरेचर कम रहता है। स्क्रीनिंग में आपका इंडियन लिटरेचर भी आता है, आप उसको भी फोकस करें, ठीक है। ये बात आपको समझ आ गई। तो मेरे ख्याल से इतनी बुक्स पता लगने के बाद मुझे नहीं लगता कि आपको कोई और बुक उठानी भी पड़ेगी, ठीक है। आप इतना कर सकते हैं कि बाकी टैट्स जो बन रहे हैं, यूपी टैट है आपका, राजस्थान टैट है आपका, ठीक है, आपका जो साउथ का जो हमारे रहते हैं स्टेट्स उनका टैट रहता है, आप उनकी बुक्स परचेज कर लिए अगर ज़्यादा आपको लगता है, ठीक है।
तो पीटैट रहता है, उसके अंदर क्या लेवल आता है, उनके पेपर्स उठा लीजिए, उनके क्वेश्चंस कर लीजिए, प्रैक्टिस कीजिए जितनी भी आप कर सकते हो। एक टॉपिक कीजिए, मैंने आपको एस्टेट में भी यही चीज़ कहा था कि आप साइकोलॉजी कर रहे हैं, साइकोलॉजी की थ्योरी पढ़िए, थ्योरी पढ़ के आप उसके क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। सेम मैं आपको लिटरेचर के लिए कहूँगी, एक आपने एज कंप्लीट किया, उस एज से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस करने हैं, जितने क्वेश्चंस करेंगे उतने आप निखरेंगे, उतना ही आपका जो माइंड आपने फिल किया हुआ है वो निकलेगा बाहर कि सच में फिल कितना किया था, वो याद भी है कि नहीं है। ठीक है, तो ये आप स्ट्रेटेजी अपना लीजिए। और इंपॉर्टेंट राइटर्स की जो है मैं आपको टेलीग्राम पे दे देती हूँ, प्लीज़ वीडियोस बहुत लंबी हो जाएगी, तो सारे इंपॉर्टेंट राइटर्स जो है मैं आपको टेलीग्राम पे एक पीडीएफ बना करके फटाफट से प्रोवाइड करा दूंगी, डोंट वरी। तो आपको कैसी लगी ये वीडियो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। फिर भी कोई क्वेरी है तो बेझिझक आप पूछ सकते हैं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगी। पेड बैच के लिए अगर मैं फिर से रिमाइंड करा देती हूँ, पेड बैच अगर आपको चाहिए है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए 895056576595। अभी अभी लिया है तो थोड़ा याद नहीं है, तो 8950576595 आप इससे मुझे कॉल कर सकते हैं। आई विल बी देयर और मैं आपकी सारी क्वेरी सेटिस्फाई कर दूंगी। कितने में आपको वो बैच मिलेगा, कब तक हम स्टडी करेंगे, कितना मटेरियल आपको अवेलेबल हो जाएगा, किस तरीके से हम तैयारी करेंगे। ठीक है, तो वीडियोस अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर आपका बनता है, मैं आपसे हर बार रिक्वेस्ट करती हूँ। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको अर्ली नोटिफिकेशन मिल सके।